सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस बिंदु पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के संदर्भ में एक सवाल बनकर सामने है, तालिबान। तो हमारा आज का जो विषय है वो एक बार फिर अफगानिस्तान के हालात पर ही केंद्रित है और विषय हमारा कहता है हुकूमत तालिबान की मुश्किल जहान की। जहान की मुश्किल इसलिए क्योंकि तालिबान अपने बयानों में चाहे जो कुछ भी कहता रहे, पर जो कुछ भी इस समय अफगानिस्तान में घट रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, वो पूरी दुनिया के सम्मुख आने वाले संकट को साफ साफ व्यक्त कर रहा है। भारत के संदर्भ में तालिबान हुकूमत का आना अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस देश में बैठे हुए तमाम लोग आशंकित हैं कि एक बार फिर इस्लामी आतंकी हमारे देश के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस देश में एक विवाद इस संदर्भ में भी आ गया है कि इस देश में कई सम्मानित और रसूखदार लोग तालिबान के संदर्भ में ख्यालातों को लेकर निशाने पर आ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सारे विषयों पर एक गंभीर किस्म का विमर्श करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा मसले पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि तावत भयस्य यत्वयम् यावदनान नागतम उत्पन्न तु भय तीव्र स्थातव्यैव रवि भीतिवत्। अर्थात भय से तब तक डरना चाहिए जब तक भय नहीं आया। भय उत्पन्न हो जाने पर निर्भीक के समान रहना चाहिए। तो ये विचार सूत्र हमें तालिबानी हुकूमत के अस्तित्व में आने के बाद व्यवहार के संदर्भ में सीख देता है। तालिबान के आने से क्या होगा इसको लेके हम समय समय पर भयाक्रांत रहे, पर अब जब तालिबान एक हकीकत के तौर पर हमारे सामने है तो इस भय से ग्रसित रहने के स्थान पर इसका मुकाबला कैसे करना है, ये हमारे विचार का और व्यवहार का आधार होना चाहिए। और इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में देश के जाने माने पत्रकार राहुल देव जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ पत्रकार के तौर पर पाकिस्तान का एक चर्चित चेहरा शहजाद अनवर फारूकी साहब एक बार फिर खासतौर पर समय निकालकर जुड़े हैं, उनका बेहद स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी भी हैं जो सीनियर प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के। कुछ ही देर में हमारे साथ में कर्नल दानवीर साहब भी होंगे जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ होंगे। पर चर्चा की शुरुआत मैं राहुल देव जी से ही करता हूं और राहुल देव जी से समझने की कोशिश करूंगा कि अफगानिस्तान में अब तालिबान एक हकीकत के तौर पर सामने है। वो तमाम दावे खारिज हो गए जिसमें तालिबानों को रोकने की बात कही जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे थे कि वहाँ की सेना मुकाबला कर लेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पंजशीर जो आखिरी किला था वो अभी ध्वस्त हो गया, ये सामने दिख रहा है। पंजशीर के किले ध्वस्त होने के संदर्भ में खबरें हैं कि वो किला फतेह करने के लिए तालिबानियों को पाकिस्तान की वायुसेना की भी मदद हासिल हुई। इसकी रोशनी में राहुल जी इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नजरिया, आपकी दृष्टि। मैं समझता हूँ ये कहने में अब तो कोई विशेष बात नहीं रह गई है कि सारी दुनिया के लिए अलग अलग कारणों से ये एक बहुत चिंतनीय घटना है और कम से कम पूरे एशिया की राजनीति को, जिसे भू राजनीति हम कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स, उसको ये बहुत गहराई से और बहुत लंबे समय तक प्रभावित करेगी। कई देशों के आपसी रिश्ते को प्रभावित करेगी, उनकी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, इन सब में जो उनकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, समीकरण अब तक बने रहे हैं, उनको ये बिल्कुल बदलेगी। और भारत के लिए तो ये विशेष तौर पर चिंता की बात है। पाकिस्तान के लिए भले ही वो खुशी की बात हो और पाकिस्तान इस समय बहुत खुश नजर आ रहा हो, लेकिन शायद उसको भी कुछ दिनों बाद समझ में आएगा कि शेर की सवारी का मतलब क्या होता है। लेकिन खैर वो जाने। भारत के लिए तो ये एक विशेष तौर पर चिंता का कारण है और इस समय चुनौती ये है कि भारत को अपनी नीति क्या रखनी चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्या उसके जिसे हम शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेटजी कहते हैं, टैक्टिक्स कहते हैं, उसकी टैक्टिकल रणनीति क्या होनी चाहिए और दूरगामी स्ट्रेटेजिक रणनीति क्या होनी चाहिए, नीति क्या होनी चाहिए। इसने ये भी सिद्ध किया है वैश्विक स्तर पर कि अमेरिका की को जो अब तक वो एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता था, वो पूरी छवि उसकी ध्वस्त हो गई है।
वो दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कवच के रूप में, सुरक्षा की एक ढाल के रूप में देखा जाता था, और उसको बड़ा आत्मविश्वास था अपने ऊपर, अपनी तथाकथित महाशक्ति होने के स्थिति पर। वो बिल्कुल ध्वस्त है। अमेरिका का मनोबल क्षीण हुआ है। अमेरिका की साख पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा घट गई, बिल्कुल एकदम से जमींदोस्त हो गई है जी। इससे चीन को मौका मिल गया है एक बार फिर से सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली वैश्विक शक्ति और देश बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ने के लिए, और एशिया में, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में अपने को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए। तो बहुत सारे इसके अलग अलग संसार के हिस्सों में अलग अलग परिणाम होंगे, अलग अलग प्रभाव होंगे, और एक बहुत जटिल परिस्थिति बन गई है, क्योंकि अफगानिस्तान सदियों से दुनिया के 3 बड़े हिस्सों को जोड़ने वाले संधि स्थल के रूप में रहा है, उनके पुल के रूप में रहा है। इसलिए उसका सदियों पहले भी एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक महत्व था, और आज वो शायद और भी ज्यादा हो गया। आज भी बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन भारत के असमंजस को लेके, भारत की इंतजार करो की नीति को लेकर कोई दृष्टि राहुल जी आप साझा करना चाहेंगे? हमारे पड़ोसी मुल्क तालिबान के संदर्भ में अपने रिश्तों को लेकर बहुत स्पष्टता रखे हुए हैं। पाकिस्तान, तालिबान और पाकिस्तानी भाई भाई लगभग ये संदेश दिख रहा है। चीन तालिबान के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार करने में कोई कमी रख रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। और इनके बीच में भारत असमंजस में ही है, क्या करे क्या ना करे, ना दुश्मन करार देता है, ना दोस्ती स्वीकारने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? और वो भी तब जब तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार हमें है। मैंने पहले ही कहा कि भारत के लिए तो ये विशेष चिंता का कारण है, और भारत को अपने कदम बहुत फूंक फूंक कर रखने होंगे, बहुत गहराई से विचार करके रखने होंगे। और मैं समझता हूँ इसी विचार विमर्श में, और वहाँ क्या स्थिति बन रही है, क्या समीकरण उभर रहे हैं, इसको ध्यान से देखने, उसको निरीक्षण करने और उनकी मतलब और अर्थ को समझने के बाद भारत तय करना चाहता है कि वो अगले कदम क्या उठाए। और इस असमंजस में केवल भारत ही नहीं है, आप देखेंगे दुनिया की बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारे, पूरा यूरोप एक तरह से इस असमंजस में है, दूसरे कई बहुत बड़े देश असमंजस में हैं। लेकिन भारत के लिए तो ये सीधे सीधे व्यावहारिक प्रभाव का मामला है, क्योंकि हम जानते हैं जी कि इस घटना का सीधा मतलब होगा कि भारत में जिहादी, इस्लामी जिहादी आतंकवादी गतिविधियों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी आएगी। जम्मू कश्मीर अशांत होगा, उसको अशांत करने में पाकिस्तान की ताकत को बहुत बड़ी मदद मिल गई है, और वो लगभग जाहिर भी कर चुका है अपनी मंशा। उसमें कोई छुपी बात अब नहीं है, खुला खेल है। तो भारत, मैं नहीं समझता कि, देखिए, राजनय में जल्दबाजी से काम नहीं चलता, वो अच्छी बात नहीं होती। तो अभी तो ये समय सचमुच है हम पूरे भारत को ये समझने के लिए कि अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद किसी भी देश को अपनी रणनीति बनानी होगी, और विशेष तौर पर भारत को। इसलिए असमंजस जो भी दिख रहा है, उसको मैं कहूंगा कि वो इंतजार कर रहा है और बहुत ध्यान से चीजों को देख रहा है, ताकि कदम उठाने से पहले वो समझ ले कि स्थितियां क्या हैं और आगे किसी भी कदम के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। राहुल जी का मानना है कि इंतजार करो कि नीति के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी जटिल हैं। पर राहुल जी, मैं शहजाद साहब के पास जाऊं उससे पहले राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से बाहर निकल कर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी आपका एक नज़रिया चाहिए। 20वीं सदी का अगर हम जिक्र करें तो 20वीं सदी में मानव अधिकार, महिला अधिकार, इनको लेकर हिमायत का दौर था, और जहां कहीं पर भी इनके दमन की बात आती थी तो उसको लेकर तमाम महाशक्तियां दौड़ी चली आती थी। पर अफगानिस्तान में जिस प्रकार से दौर चल रहा है, क्या ये आतंकी ताकतों के सामने उन तमाम पैरोकारों का सरेंडर है, आत्मसमर्पण है, जो अब तक इन अधिकारों के सबसे बड़े हिमायती होने का दावा किया करते थे? वहाँ पर महिलाओं के साथ में जो व्यवहार हो रहा है वो दिख रहा है। 80,000 से ज़्यादा बच्चे बेघर हो गए हैं। इसके बावजूद भी महाशक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमारा निर्णय बिल्कुल ठीक है। क्या ये मनुष्य होने के, मानव अधिकारों के हिमायती होने के, महिला अधिकारों के हिमायती होने के, या एक इंसान कहलाने के संदर्भ में जो लोग अपने समर्पण की बात करते थे, उनकी हार के तौर पर
एक मील का पत्थर बन गया? उनको बहुत बड़ा झटका तो लगा ही है, और मानवाधिकारों को, स्त्री पुरुष समानता की पूरी विमर्श को, और उनके स्त्रियों के समान अधिकारों को, स्त्री स्वतंत्रता के अधिकारों को, स्त्रियों के विकास के अधिकारों को, और जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं किसी भी देश और समाज का, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। जी समस्या ये है कि राजनय जो है वो केवल नीति, नैतिकता और सामाजिक नैतिकता के आधार पर नहीं लड़ा जाता। जी तो नैतिकता, नैतिक जरूरतों, क्योंकि इन चीज ऐसे मुद्दों को समर्थन देना एक नैतिक आवश्यकता भी है और नैतिक जिम्मेदारी बनती है हर लोकतंत्र की। जी लेकिन उसके साथ ही व्यावहारिकता भी कभी एक तकाजा होता है, जी और सबको इन दोनों तकाजों को के बीच में एक संतुलन साधना है। जी निश्चित रूप से अभी जो तालिबान जो सरकार बनेगी, उसके सामने दो जो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो वो वैश्विक वैधता चाहती है, लेजिटिमेसी चाहती है, जो जी अभी उसके पास नहीं है। जी चीन पाकिस्तान को छोड़ दें और ईरान को छोड़ दें, इन तीन देशों को छोड़ दें, तो अभी बाकी दुनिया ने उनको स्वीकार नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जी और दूसरी है उनकी आर्थिक खस्ता हाल। जी तो उनको दुनिया से सम्मान भी चाहिए, एक प्रतिष्ठा भी चाहिए, कम से कम उसका आवरण चाहिए, एक वैधता चाहिए, और उसको मदद भी चाहिए। जी इसका फायदा उठाकर दुनिया के वो देश जो मानवाधिकारों का, स्त्री अधिकारों का समर्थन करते हैं, उसके विरोधा बने रहे हैं, वो एक तरह की सौदेबाजी कर सकते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए अफगानिस्तान को राजी करने की कोशिशें कर सकते हैं, और ये करनी चाहिए। जी लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारत जैसे देश को एक तरफ अपने तात्कालिक राजनयिक हित साधने की कोशिशें तो करनी ही हैं, लेकिन उसको यह बात स्पष्टता से दो टूक सामने रखनी चाहिए कि वो एक धार्मिक राज्य के, उसमें महिलाओं के दमन के, मानवाधिकारों के हनन के, अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी के उल्लंघन और उनके दमन के साथ खड़ा नहीं है, उसका किसी भी हालत में समर्थन नहीं कर सकता। और वो अफगानिस्तान का जो राज्य है, नया राज्य बनेगा, जी वो अपने इन नागरिकों की इन स्वतंत्रताओं को और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए दबाव महसूस करता रहे। ये भारत का एक काम होगा, और ऐसी सभी ताकतों का काम होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। राहुल जी ने भारत के संदर्भ में अपनी अपेक्षाओं को साझा किया है, भारत के सुदीप पत्रकार होने के नाते। लेकिन मेरे साथ में शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं, जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान इस समय हम कदम बना हुआ है तालिबान का। आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल ही पहुंचे हुए हैं। खबर इस प्रकार की भी है फारूकी साहब की पंजशीर अंतिम किला जीतने के लिए पाकिस्तान ने यथासंभव आकाशीय मार्ग से मदद भी उपलब्ध कराई है। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या पाकिस्तान की मंशा राहुल देव जी के साथ मिलती जुलती रहेगी? मानव अधिकारों के संदर्भ में, महिलाओं के अधिकारों का दमन न होने के संदर्भ में, प्रेस की आज़ादी के संदर्भ में, लोकतंत्र के सम्मान के संदर्भ में, क्या ऐसी कोई उम्मीद तालिबानी हुकूमत जिसके साथ गले मिलता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है, क्या उससे कोई अपेक्षा की जा सकती है ऐसी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया। जी फारूकी साहब। और आप सबकी खिदमत में आदाब। जी अच्छा, अब मैं गुजारिश ये करूं कि ये जो आपने जिन हकूक की बात की है, बुनियादी इंसानी हकूक की बात की है या ख़वातीन के हकूक की बात की है, ये जितने भी हकूक हैं, ये तो अब लगभग तय है कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर सरेआम ये कह सके कि वो इन हकूक के हवाले से अफगानिस्तान में पाबंदी नहीं चाहता, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो। मेरे ख्याल में इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी मुल्क के हक में हैं या किसी मुल्क के खिलाफ हैं, लेकिन ये बात आपको बहरहाल तय करनी पड़ेगी कि आप इंसानी हकूक के हवाले से, ख़वातीन के हकूक के हवाले से बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ किस हद तक मुत्तफिक है। ये तो एक बात है कि इससे तो फरार मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान हो या कोई भी और मुल्क हो। जी दूसरी बात यह है कि ये जो आप ने एक सवाल किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें, तो अगर आप इस तरह से पाकिस्तान और चीन को छोड़ना चाहते हैं तो मेरी इत्तला ये है कि रूस भी आएगा जब ये तकरीब होगी, उसके साथ साथ तुर्की भी आएगा, कतर भी आएगा, तो मेरे और 2-4 मुल्क और भी आ जाएंगे। तो 8-10 मुल्क तो लाजमी तौर पर उस तकरीब में शिरकत करेंगे जिसके तहत ये नई अफगान हुकूमत जो है वो अपना आगाज करने जा रही है। तो इस ऐसे में भारत किस किस को छोड़ेगा? और मैं आपसे एक बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ
या आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो मेरी नाक़िस अक़ल आप लोगों का जो दलाइल है उनको समझने से कासिर है। देखिए, पाकिस्तान की तो एक मजबूरी है कि उसके ज़मीनी रास्ते हैं, राब्ते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मज़हबी ताल्लुकात हैं, वहाँ बसने वाले लोगों के साथ, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की ज़ुबान का वास्ता है वहाँ के बसने वाले लोगों के साथ। जी आपका कोई बॉर्डर नहीं लगता, आपका कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है। जी वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, इसकी एक हद तक जस्टिफिकेशन हो सकती है कि हम अपने खित्ते या अपने पड़ोस से गाफिल नहीं रह सकते। लेकिन ये जो हर चीज़ पे आपको एतराज़ है और हर चीज़ में आप पाकिस्तान को दखील कर देते हैं। ये जो साज़िशी नज़रिए घड़ने का मामला है, इसका तो कोई अंत नहीं होगा। मैं माज़रत के साथ, जी अगर आप चाहते हैं कि आप ये कहें कि पाकिस्तान की फ़ौज ने साथ दिया, तो बड़ी कमाल बात हो गई जी। दुनिया जहान के सैटेलाइट ऊपर से देख रहे होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज ने जाके उनकी हेल्प कर दी वहाँ जाके पंजशेर की वादी में। इससे बड़ा लतीफ़ा मेरा ख़्याल है इस सदी में मैंने नहीं सुना। जी पाकिस्तान के हवाले से हमने जो कतई तौर पर तय किया है वो ये है कि हम इस मामले में इखलाकी सपोर्ट और इसके अलावा जो सफारती सपोर्ट है वो भी बाकी दुनिया के साथ मिल के तय करेंगे। ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान अगर तालिबान की हुकूमत कायम होती है, और जिसके कुछ खदोखाल जो है वो अगले चंद दिन में सामने रखने जा रहे हैं, जो उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं तर्जुमान उनके, वो जी वो कह रहे हैं कि हम टेक्निकी मसाइल पर हैं, हम टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं और एक नया आइन हम सामने रखना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों का हल हो, और वो एक ऐसा आइन रखना चाहते हैं लोगों के सामने कि जिसको बैनुल अक़वामी बरादरी भी तस्लीम करे, और जो उनके नज़दीक जो इस्लाम की तारीफ है और उस पर भी वो पूरा उतरता हो। वो इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ एक मुल्क है। उसके अंदर मैंने जाके क्या करना है या आपने जाके क्या करना है या किसी और मुल्क ने, इस वक्त वो यहाँ पर अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा वो सी पैक में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए चीन भी अब आपके निशाने पे आ गया। वो जी चाहते हैं कि कासा जो बिजली का एक मंसूबा है, तवानाई का मंसूबा है, उसमें वो चाह रहे हैं कि वो शमूलियत इख्तियार करें। जो मंसूबे सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान अब उन मंसूबों में खुद शरीक होना चाहता है। आपकी तशवीश मुझे समझ आ सकती है, लेकिन इसको बेबुनियाद बातों और मफरूजों पर इसको आधारित करके अगर आप उस पर वामिला करते रहेंगे, इससे मसले का हल नहीं होगा। देखिए, मैंने आपसे अपनी पहली गुफ्तगू में ये गुजारिश की जी थी कि तालिबान एक हकीकत है, और मुझे खुशी हुई कि आज जब आपने प्रोग्राम का इंट्रो दिया तो जी आपने यहीं से शुरू किया कि तालिबान एक हकीकत है। जी तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को मानने की तरफ हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे नजदीक जब तक मैं और आप इस बात पर मुत्तफिक नहीं होते कि हम सबको अमन के साथ और एक दूसरे की भलाई के साथ इसी खित्ते में सरवाइव करना हमारी मजबूरी है। देखिए, ना भारत को पाकिस्तान से मफर है, ना पाकिस्तान भारत के पड़ोस से कहीं भाग के जा सकता है। जी रिश्तेदारियां बदली जा सकती हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। जितनी जल्दी हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे और को एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक मैं और आप, हमारी जिंदगी में बेहतरी नहीं आएगी, ना हमारे आने वाले बच्चों की जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी। तो बजाय इसके कि हम हर वक्त किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेके उसकी बुनियाद पर एक पूरा हवा खड़ा करके मैं और आप सारी दुनिया को डराना शुरू कर दें, हम प्रैक्टिकल बात करें, हकीकत पर मबनी बात करें। मैं वो ये जो प्रैक्टिकल ही समझना चाहता हूँ, माफी के साथ फारूकी साहब बीच में टोकने के लिए, वो प्रैक्टिकली समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि अभी अफगानिस्तान में आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, पर आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीर साहब काबुल पहुंचे हुए हैं। हमें क्या करना है इसके बावजूद भी फैज साहब क्यों पहुंचे हुए हैं, ये सवाल है। किस लिए पहुंचे हुए हैं? एक तो जानने में दिलचस्पी है कि तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हो, ठीक से काबिज हो, इसके लिए पाकिस्तान इतना प्रयत्नशील क्यों है? आपको तरतीबवार आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपने कहा कि जो DGISI हैं वो वहां पे क्या करेंगे। देखिए, उनको ना जाना पड़ता अगर वहां भारत अपने 32 कॉन्सुलेट जो हैं वो कायम न करता। पाकिस्तान का DGISI कभी वहां ना जाता अगर वहां पर भारत जो है वो 3,000 अरब रुपए या 30,000 अरब रुपए वहां पर खर्च न करता। जी देखिए, बात यह है कि जब आप वहां जाएंगे जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो हमें अपने उस पड़ोस को, उस सरहद को, अपनी उस दीवार को हमें महफूज बनाना है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि आइंदा आप इस रास्ते से हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी ना फैला सकें। ये पाकिस्तान का मानना है
कि पाकिस्तान के अंदर जो वाकयात होते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिबादे में, उसके पीछे जो है वो रा मुलव्वस होती है, उसमें जो अफगानिस्तान की एजेंसी थी वो मुलव्वस होती है। तो पाकिस्तान के अपने खदशात हैं जिनके तहत वो ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर हम दखल नहीं दे रहे तो कोई और भी दखल ना दे। फारूकी साहब ने बड़ा एक कमाल की दलील दी है हमसे कि जब आपने इतना सब कुछ अफगानिस्तान में लगाया तो उसके बाद हमारे पास चारा क्या है वहाँ जाने के अलावा। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी मेरे साथ में हैं। फारूकी साहब का कहना है कि आपने पिछले दिनों जिस तरीके के पैसे अफगानिस्तान में लगाए हैं, इतने काउंसलेट आपने खोले हैं, हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी हो गया कि ISI चीफ को वहाँ भेजना पड़े। अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान के संबंध तय कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इंडियन कॉन्सुलेट थे, अगर आप आज भी देखें, बहुत सारे अफगान स्टूडेंट्स इंडिया में हैं, और कॉन्सुलेट मतलब कॉन्सुलेट उनके हेल्प के लिए थे वहां पर। जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट सेक्टर में था, और इंडिया वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम अपना जो भी अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन रखेंगे वो डेवलपमेंट सेक्टर में होगा। वहाँ का पार्लियामेंट बनाना हो, डैम बनाना हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो, रोड्स बनाना हो, तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट उसके ही अंदर था, और इंडिया का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पर नहीं था इस तरह का। जी। जो ISI के चीफ वहां पर थे, तो हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, और ये कोई अगर हम सिर्फ आज की स्थिति में बात करेंगे तो हो सकता है इसको इग्नोर कर लें, लेकिन जो मैटर ऑफ फैक्ट है कि तालिबान आज बचता ही नहीं अगर उसको पाकिस्तान का संरक्षण नहीं प्राप्त होता। जी। एक बहुत बड़ी शक्ति से जब आप लड़ रहे हैं, और आप एक नॉन स्टेट एक्टर हम इनको मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हिसाब से, नॉन स्टेट एक्टर, ये स्टेट एक्टर्स नहीं है। जी। इनके पास इतने असलहे कहाँ से आए, इनके पास इतने गोले बारूद कहाँ से आए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक नॉन स्टेट एक्टर जो एक रेफ्यूज में रह रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये कोई इंडिया का सिर्फ क्लेम नहीं है, ये तो अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति थे इसके पहले, उन्होंने अपने बयान में बोला है कि हम पाकिस्तान से काफी खफा है, क्योंकि एक तरफ उसने हमसे एड लिया और दूसरी तरफ इनको संरक्षण दिया जो कि अमेरिकी सेना से अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। जी। तो तालिबान जो बचा है आज, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के संरक्षण के साथ ही बचा हुआ है, और वहां पर ISI चीफ का होने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान वहां पर जो भी तरह का गठबंधन या सरकार बनने जा रही है उसके अंदर क्या चीज होने वाली है उसमें वो उसका इंटरेस्ट है। अब क्या इंटरेस्ट है? एक है कि तालिबान के अंदर भी तमाम सारे फैक्शंस हैं, जो हक्कानी फैक्शंस है वो पाकिस्तान के काफी क्लोज माना जाता है, ISI के काफी क्लोज माना जाता है। जी। एक जो सीधा इंटरेस्ट है कि हक्कानी नेटवर्क को कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन मिले। अभी जो बात सामने आ रही है कि शायद इंटीरियर मिनिस्टर जो है वहां के, वो हक्कानी नेटवर्क से होने चाहिए, और इंटीरियर मिनिस्टर अगर हक्कानी नेटवर्क से है तो उनको तमाम सारे गवर्नर्स अपॉइंट करने की परमिशन होगी। तो मेरे ख्याल से ये एक चीजें हैं जो अभी जो गतिरोध चल रहा है उसमें वो अहम भूमिका निभाने के लिए वहां पर है, ना कि भारत को मतलब पुराने कॉन्सुलेट और ये सब के लिए है। जो दूसरी चीज है कि भारत के वहां पे इंटरेस्ट क्या है, अगर देखिए इंडिया का इंटरेस्ट साफ तौर पर है, सेंट्रल एशिया एक एनर्जी रिच इलाका है, और अफगानिस्तान एक हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया को जोड़ता है। जी। और जो हमारे बॉर्डर्स की बात है वो एक अगर आप देखिए तो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू वो बॉर्डर लगता है, पर इंडिया का भी अपना एक नेचुरल बॉर्डर देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ है। जी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भारत का काफी इंटरेस्ट है, और मेरे ख्याल से भारत का नहीं पूरे दक्षिण एशिया का इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये कि अगर हम मित्रता की बात करें, और चलिए जो आज नए ताल्लुकात है या जो भी स्थिति वहां पर उभरी हुई है, उसमें एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लश्कर और जैश जैसे संगठन ने भी तालिबान के इस कैंपेन में सपोर्ट किया है। जी। अब सवाल ये है कि ये संगठन जो सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, ये एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये वहां पर अफगानिस्तान में है तो ये किस मकसद के साथ है, ये क्या करने वाले हैं, इनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक जो सोच इंडिया के अंदर है वो ये है कि शायद, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1996 से 2001 का जो तालिबान था उसके अंदर अल कायदा भी था, उसके अंदर तमाम सारे इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी थे,
IC-814 का अपहरण करके कंधार ले जाया गया, वहां से जो टेररिस्ट रिलीज हुए वो पाकिस्तान गए। तो इतनी तमाम चीजें हैं, तो ये कहना कि भारत वहां पे क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक सही तरह का आकलन होगा। अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से तालिबान ने काफी सारे इंडिया को ऐसे सिग्नल्स दिए हैं कि वो इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। हमें बातचीत का एक रास्ता उनके साथ खोलना चाहिए। अभी बातचीत हुई भी है, हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अफगानिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको भारत के साथ उम्मीद है। दूसरी चीज है कि तालिबान को सिर्फ मजहबी उसके साथ ना देखा जाए। अफगानिस्तान के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी बहुत है। तालिबान मेजॉरिटी पश्तून को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे ताजिक्स है, हजाराज है, वहां पर बलोच है। उन तमाम लोगों के साथ तालिबान क्या करने वाला है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में होगा कि नहीं होगा, ये तमाम सारे मसले हैं। तो इतना आसानी के साथ बोल देना कि पूरा मामला इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ये प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी का कहना है। पर भारत को संवाद का जरिया खोजना चाहिए, जो थोड़ी बहुत बात चल रही है उसे और बेहतर स्थिति में ले जाना चाहिए। ये तो धनंजय जी इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन मैं उन सवालों को लेकर राहुल देव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कर्नल दानवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और उनसे मेरी चिंताएं कुछ दूसरे संदर्भ में हैं। कर्नल साहब, जब पहले तालिबान अस्तित्व में थे, हुकूमत में थे, उस समय पर उनके रवैये को, तरीके को दुनिया ने देखा हुआ है। दुनिया में तमाम आतंकी घटनाओं के केंद्र में तालिबान हुकूमत का समर्थन था, इस बात की मान्यता है। बदली हुई परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार इस समय तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में आए हैं। चूंकि अमेरिका के द्वारा जो हथियार अफगानिस्तान की सो कॉल्ड फौज को उपलब्ध कराए थे, वो उसने बिना लड़े ही तालिबानियों के हवाले कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में असलाहों की उपलब्धता सहजता से ही हो जाना क्या आने वाले समय में इस दुनिया में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने में मददगार नहीं होगा? बतौर रक्षा विशेषज्ञ आपसे इस नज़रिए से विचारों को जानने में दिलचस्पी है। किस नज़रिए से देखते हैं तालिबानियों का इस तरीके से बड़े पैमाने पर हथियारों के जखीरे को हासिल कर जाना? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वाले जो तालिबान हैं वो पिछले तालिबान से इसलिए मुख्तलिफ हैं जी, कि ये पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पिछले वाले तालिबान पूरी तरह निर्भर थे, पूरी तरह कंट्रोल में थे। ये वाले तालिबान आए हैं, इनका दुनिया के साथ में तजुर्बा है, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने मुज़ाकरात करी हैं, इन्होंने दुनिया को देखा है। जो पहले वाले तालिबान थे वो जंगली तालिबान थे। मुल्ला उमर जो सीधा मदरसा से निकल के और सीधा काबुल पर पहुंच गए थे, उनको पता ही नहीं था। उनकी दुनिया उन्हीं बियाबान इलाकों में थी और कुरान के क से शुरू होती थी और ना पे खत्म हो जाती थी। तो अब वाले जो तालिबान हैं, इनको पूरी दुनिया का मालूम है, इनको ये मालूम है कि दुनिया कैसे चलती है और उसमें सरवाइव करना है तो क्या करना है। और ये वाले तालिबान जब भारत के साथ में इंक्लूजन की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हुआ है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, तो पाकिस्तान के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। पाकिस्तान, याद रहे, पंजाबी पाकिस्तान है। और अगर आप ट्विटर को फॉलो करें, खास तौर से जो पख्तून ट्विटर हैंडल हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, उनमें कई पख्तूनों में ये सेंटीमेंट है, एंटी पंजाबी सेंटीमेंट ये उभर के आ रहा है। तो पाकिस्तान का ISI चीफ का काबुल में पहुंचना इसी घबराहट का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि ये तालिबान वैसे ही तालिबान रहें जैसे पहले वाले तालिबान थे। उनको नए तालिबान पसंद नहीं आ रहे, इसीलिए मुल्ला बरादर के ऊपर गोली चली और वो जख्मी है। और ISI चीफ इसीलिए वहां काबुल पहुंचे कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों की डायरेक्शन दे सकें, वहां पर हक्कानी नेटवर्क को पंजशीर के खिलाफ लड़वा सकें। और वो चाहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क काबुल के अंदर जो भी गवर्नमेंट बने उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करें। याद रहे, ये हक्कानी नेटवर्क 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अफगानिस्तान की सरकार को ही काउंटर करने के लिए बनाया था। इसके ऊपर बहुत सालों का इन्वेस्टमेंट है और हक्कानी
के जो नुमाइंदे हैं, अगर आप इनके नाम मेरे को बड़े मुश्किल होते हैं लेने, सिराजुद्दीन हक्कानी और ये अनस अगर आप हक्कानी। इनकी टेलीविजन पर इनकी बाइट सुनेंगे तो आपको उनमें पख्तून टच कम और पंजाबी टच ज्यादा नजर आएगा। ये मैं पंजाबी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि अंडरलाइन क्या है जी। और ये जो सरकार वहां जो बन नहीं पा रही है वो इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो बना नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं बन पा रही है कि पाकिस्तान का उसके अंदर बहुत जबरदस्त दखलंदाजी है। और कल ही अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी देश को हमारे इंटरनल मैटर में मुदाखलत नहीं की देने दी जाएगी। ये इशारा आईएसआई चीफ को ही था। लेकिन बहरहाल अभी सिचुएशन इमर्जिंग है, अभी तालिबान खुद भी इतने पावरफुल नहीं है और हर एक मेजर शहर के अंदर तालिबान के खिलाफ मुजाहरे हो गए हैं। अब आपका बुनियादी सवाल जो आपने मेरे से पूछा कि इतना बड़ा हथियारों का जखीरा इनके हाथ लग गया है तो ये क्या करेंगे। देखिए, अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए, चाहे उस्तरा कितनी भी बड़ी कंपनी का क्यों ना बना हो, कितनी जबरदस्त मेटलर्जी उसमें क्यों ना हो, वो उस्तरा बेसमझे चलाता है और अपने लोगों को ज्यादा काटता है बजाय कि किसी और को। तो यस, पूरी दुनिया को इसका खतरा है और उस खतरे के चलते पूरी दुनिया सतर्क है। और सबसे बड़ा खतरा अगर इस पूरे खेल के अंदर है तो वो पाकिस्तान को है और पाकिस्तान को ये रियलाइज भी हो रहा है। देखिए, मैं राहुल जी के पास वापस रुक करता हूँ। और राहुल जी, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से फारूकी साहब ने बात को छोड़ा था कि आईएसआई चीफ वहाँ क्यों पहुँचे हैं। साफ जाहिर है कि तालिबानी हुकूमत किस तरीके से बने, उसमें कौन कैसे रहे, इस तक में पाकिस्तान अपना दखल चाहता है, अपना दखल दिखा रहा है। क्या ऐसी कोशिशों के बीच में भारत केवल दर्शक के तौर पर बना रहे पर्याप्त है? नहीं, ये तो फारूकी साहब भी जानते हैं कि आखिर हम सब पत्रकार हैं तो हम कुछ भी कहें, लेकिन असलियत हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। कई बार अपने देश को भी का बचाव करना जरूरी हो जाता है ऐसे जगहों पर, जब दूसरे देश के पत्रकार या लोग भी हों तो वो ठीक है, हम लोग समझते हैं इसको। तो असलियत वो जानते हैं। अब अभी इस वक्त खबर जो मैं भी पढ़ रहा था आपकी बातचीत सुनते हुए, वो ये है कि काबुल में, हेरात में और मज़ार शरीफ में वहाँ की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। वो आईएसआई और पाकिस्तान को बाहर रखना चाहती हैं, प्लेकार्ड्स हैं। और अभी की सबसे ताज़ा खबर ये है कि काबुल में वहाँ की महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, पाकिस्तान एम्बेसी के आगे, और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी हवा में। ये अभी कुछ मिनट पहले, आधे घंटे पहले की खबर है। तो अब ये अफगानिस्तान और वहाँ के लोग भी वैसे नहीं है जैसे 20 साल पहले थे, और जैसा कर्नल राजवीर कह रहे थे कि अब तालिबान भी पहले 20 साल पुराना मोहल्ला उमर वाला तालिबान नहीं है। दोनों बदले हैं। अफगानिस्तान के लोगों को आधुनिक तौर तरीकों का, वहाँ की महिलाओं को खुलेपन का, आज़ादी का, पढ़ाई में पुरुषों के साथ बैठकर पढ़ाई लिखाई करने का, कुछ काम करने का, नौकरियां करने का, रोजगार करने का ये अनुभव हो चुका है। अब उनके जो डर हैं कि ये उनको फिर से दबाया ना जाए, उनको वापस ना भेजा जाए। और हम देख रहे हैं कि जो कुछ नए उन्होंने गाइडलाइंस आई हैं तालिबान की कि अब अलग अलग एक ही क्लासरूम में अलग अलग बैठेंगे लड़के लड़कियां वगैरह वगैरह, ये सब हो। तो दोनों देशों की, दूसरी बात कि पाकिस्तान के बहुत बड़े जाने माने पत्रकारों सहित सारी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इस पर कई किताबें लिख चुके हैं। कम से कम 50 किताबें होंगी जो ये बता रही हैं रिसर्च के बाद कि तालिबान पाकिस्तान की ही पैदावार है, वही उसी की उपज है। इसमें अब ठीक है, हम आपस में बहस यहाँ पे कुछ भी कह लें, लेकिन अहमद राशिद की ही किताब को पढ़ लें, बहुत मशहूर किताब है, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। और बहुत सारी किताबें खुद अमेरिका के भीतर, अमेरिका के सेनेटर्स कह रहे हैं, यूके में, यूरोप में, सब जगह कहा जा रहा है। तो इस पर अब हम ना बहस करें। जाहिर है कि पाकिस्तान ने इतना जो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है इतने 20 सालों में, और शायद उससे पहले भी, उसको बचा के रखना उसका काम है। वैसे ही जैसे भारत ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है वहाँ की फौज को, वहाँ के तालिबान को मजबूत करने में, उनको ट्रेन करने में, हथियार देने में, इंसर्जेंसी बढ़ाने में, और जो चुनी हुई सरकार थी, अमेरिका पोषित सरकार थी, उसको गिराने में, हटाने में। भारत का इन्वेस्टमेंट
मैंने काबुल में जाके देखा है, वहाँ की सड़कें, वहाँ के अस्पताल, वहाँ के संसद भवन, इस तरह का ये भारत का निवेश है। तो दोनों को अपने अपने निवेश, अपने अपने इन्वेस्टमेंट बचाने हैं और अपना एक प्रभाव का कायम रखना है। जब पाकिस्तान नहीं था जी और जब वो भारत का हिस्सा था, ये तो खेल सिर्फ अभी 70 साल पुराना ही तो है, 70-75 साल, उससे पहले तो पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था। जी तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी था, कई सदियों से था, तो वो रिश्ते भी हैं। अफगान जो है वो इलाज के लिए अगर उनको बाहर कहीं जाना पड़ता है तो हिंदुस्तान इतना ज्यादा क्यों आते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तो बहुत सारे सवाल हैं। वो हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन मैं राहुल जी आपसे उस खबर पर बात करना चाहता हूं जिसका उल्लेख आपने अभी इस चर्चा के दौरान किया कि काबुल में महिलाओं के द्वारा ऐसे नारे लगाए गए। पत्रकार का मूलतः मन शंकालु होता है, इसलिए आपसे सवाल है, क्या इन खबरों की सत्यता पर आपको एतबार है कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही ही हैं काबुल की सड़कों पर, हेरात की सड़कों पर, या ये तालिबान जो अपने आप को बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके तहत ये प्रायोजित खबरें हैं कि देखिए हम कितने बदल गए हैं कि हमारे होते हुए महिलाएं प्रदर्शन कर पाती है? थोड़ा सवाल है आपसे, क्योंकि दो अलग अलग किस्म की खबरें हैं हमारे पास। हमारे पास खबरें हैं कि पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी को उसके परिवार के सामने गोली मार दी गई। हमारे पास खबरें हैं विमानतल की, वो वीडियोस हैं जिसमें अपनी बेटियों की विमानतल पर ही शादी करके भिजवाने की कोशिश की जा रही, और उसके बीच में महिलाएं प्रदर्शन कर ले रही है। थोड़ा विरोधाभास है। क्या ये विरोधाभास, क्या ये शंका राहुल जी जैसे जहीन दूरदर्शी पत्रकार के भी मन में आती है? मैं जवाब दे रहा हूं। आप अभी अगर किसी न्यूज साइट को खोलेंगे, अब यहीं बैठे बैठे, क्योंकि मैंने खोला, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं जी, तो तस्वीरें छपी हैं, अब तस्वीरें भी झूठी हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये मतलब भारत ने यहाँ से कुछ लोगों को, अपने एजेंट्स को भेज दिया हो जो बुर्का नकाब पहनकर वहां पर प्ले कार्ड लेकर आईएसआई गो बैक, नो आईएसआई, ये प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसा तो शायद नहीं होगा। तो वही की अफगानिस्तान में हम जानते हैं कि बहुत से अलग अलग राहुल जी मैं माफी का बीच में रोकना चाहता हूं। पाकिस्तान यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है कि यह तालिबान वो तालिबान नहीं है, इस तालिबान के अंदर वैसी कट्टरता नहीं है, इस तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना जरूरी है। मैं वापस आपको उस सवाल पर रेखांकित करता हूं कि तालिबान का कब्जा हो और महिलाएं प्रदर्शन कर लें और उसके बाद भी जिंदा रह जाएं, क्या ये अपने आप में बदले हुए तालिबान का सर्टिफिकेट नहीं है? क्या ये खबरें तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में मददगार नहीं है? क्या ऐसी साजिश या ऐसी कोशिश को आप सिरे से खारिज करते हैं? ये मेरा सवाल है। देखिए, अगर तालिबान को लेजिटिमेसी लेनी होगी तो वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम बदल गए हैं, क्योंकि उसने बयान दिए हैं कि अब पहले जैसा महिलाओं का दमन नहीं होगा, उनकी पुरानी आज़ादियां एक हद तक कायम रहेंगी शरिया के दायरे के भीतर जी, और उनको पढ़ने की आज़ादी होगी, उनको बाहर आने जाने काम करने की आज़ादी होगी। ये तो तालिबान के बयान है जी। तो वो तो उसके हक में तो ये होगा कि वो ये दिखाए, देखिए साहब हमारी ये महिलाएं हैं जो महिलाएं हमारा समर्थन कर रही हैं जी। लेकिन उसी के जो बनने वाली सरकार है उसके बहुत जिम्मेदार लोग आईएसआई के चीफ से मुलाकात कर रहे हैं और वो उस मुलाकात को खुलेआम मुलाकात कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे मुलाकात नहीं है जी। तो और उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो इससे तालिबान का कब्जा सब जगह नहीं हुआ है। अफगानी जनता के भीतर तालिबान और आईएसआई के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मौजूद है। कुछ हिस्से हैं, कुछ फिरके हैं जो उससे सहमत नहीं है। ये जाहिर हो रहा है ना, ये जाहिर हो रहा है। पर फारूकी साहब मैं वापस आपके पास रुक करता हूं और आपने पिछली बार के उस जिक्र को कहा था कि ये तो बेसिर पैर की बात है, जिसमें आप कह रहे हैं कि पंजशीर में पाकिस्तान कोई भूमिका निभा रहा है। लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका की जांच होनी चाहिए पंजशीर पर हमले के संदर्भ में। यह भारत की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से है। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान पर फारूकी साहब आप क्या कहेंगे? दूसरा, आप पिछली बार खुद ही बोल रहे थे कि हम वहां पर इसलिए हैं, तो क्या आप अफगानिस्तान में ऐसी तालिबानी हुकूमत के पक्षधर हैं जिसके कब्जे में पंजशीर ना हो, या आप इस बात के हिमायती हैं कि तालिबान हुकूमत पूरे अफगानिस्तान पे होनी चाहिए और पंजशीर भी उसका हिस्सा होना चाहिए?
देखिए, जो पहली बात है वो तो ये है कि पंजशीर या कोई भी इलाका जी जिसका मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा, जो काबुल में बैठा है अगर उसका मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा तो वहां पर अमन नहीं आएगा। ये जी बात तो तय है। जी इसलिए वो तालिबान हो या गैर तालिबान हो या शुमाली इत्तेहाद वाले हों या कोई और हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे तो वहां पर इस बात से गरज है कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो जो किसी तरह से वहां पर कंट्रोल बना सके। जी और दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी खुशी है गो कि आज आपका पैनल थोड़ा नहीं सारा ही चेंज है। जी मैं पहले दिन से जो बात कह रहा था, आज आपका पैनल वहां खड़ा है जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि तालिबान हकीकत है, जी आपको उनसे बात करनी चाहिए, वो बात करने के लिए तैयार हैं, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये सारी बातें हो रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको बात करनी चाहिए। वंडरफुल, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप बातचीत करें। जी जहां तक बात है कि आईएसआई चीफ वहां पर क्यों गए, तो कम से कम 4 दफा तो मुझे याद पड़ता है कि आपके जो कौमी सलामती के एडवाइजर हैं जी उनको 4 दफा तो मैंने देखा है पिछली हुकूमत के दौर में वहां पर। अब अगर एक दफा डीजी आईएसआई चले गए तो ऐसा क्या मसला हो गया। जी तीसरी बात यह है कि एक बड़ा कमाल का आर्गूमेंट मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान ने 1970 से जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से जो है वो जो हक्कानी हक्कानी नेट नेटवर्क पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद ये तालिबान के साथ, मुजाहिदीन के साथ हमारी एक तारीख है। और वो तारीख ये है कि पहले हमने दुनिया की एक सुपर पावर जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, रशिया, पहले हमने उसको शिकस्त दी वहां पे। चूंकि वो तालिबान या जो अफगानी है वो तो किसी काबिल है नहीं, तो जी वो जाहिर है पाकिस्तान ने उनको हराया, पाकिस्तान ने उनको मार भगाया और ऐसा मार भगाया कि वो अपना बोझ नहीं उठा सके, वो टूट के फारग हो गया वो। जी उसके बाद वहां पे अमेरिका आता है और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ मिलकर लड़ता है और उनकी भी छुट्टी करा देता है। और वो 20 साल बाद इतने पैसे लगाने के बाद जलीलो ख्वार होकर यहाँ से इस हाल में चाहता है कि बरतानिया के जो वजीर खारजा हैं वो वहां पे खड़े होकर कहते हैं कि जी अब वो एक बड़ी ताकत तो जरूर है लेकिन सुपर पावर नहीं है। 2 सुपर पावरों को हम नाश कर चुके हैं आपके बकौल, लेकिन हम इस काबिल नहीं है कि वहां पे खवातीन का एक जो मुजाहरा है हम उसको रोक पाए। तो जी ये मुझे इस कंट्राडिक्शन की समझ नहीं आती कि आप क्या आर्गूमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो हम इतने ताकतवर हैं कि हम पानशेर में हमला करके वहां पे अहमद शाह मसूद के महल पर कब्जा करवा देते हैं और जी दूसरी तरफ को 15, 20, 50 खवातीन हैं जो आईएसआई के खिलाफ वहां पे मुजाहरा कर रही हैं और हम उस मुजाहरे को रोकने में कामयाब नहीं होते। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है। दूसरी बात, जो भारत के आप संबंध की बात करते हैं कि जी वो जब आते थे तो इधर आते थे, और भाई वो तो सदियों से इधर आ रहे हैं। वो मोहम्मद बिन कासिम तो खैर इधर से आया था, ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर था वो किधर से आया था। जी ये सारे और उससे पहले भी ये जितने भी आए थे वो इधर से ही आए थे। तो उनके साथ आपके ताल्लुकात की मुझे समझ नहीं आती। मेरी तो फिर भी कोई लॉजिक बनती होगी, लेकिन आपकी लॉजिक मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि आप इसमें बेसिकली साबित क्या करना चाहते हैं। भाईजान, मैंने अर्ज की, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमें लॉजिकली चीजों को देखना है, लॉजिकली चीजों को कंक्लूड करना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल, अगर वहां पर अमन कायम नहीं होता तो मैं ये आपको लिख कर देता हूं। अगर पाकिस्तान में आपने कहा कि जी वहां पे एक मुजाहरा हो गया, पंजाबी की कर्नल साहब बात कर रहे थे, और भाईजान भारत में इस वक्त 29 से लेकर 32 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। नागालैंड, आसाम, मिजोरम, ये वो सारा कुछ। और भारतीय पंजाब के जो सिख हैं, जो काश्तकार हैं, उनके साथ आप क्या वहां पर सलूक कर रहे हैं। आप पंजाब की बात किस मुंह से करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं आपसे एक मुद्दे की बात करता हूं, एक तामीरी बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम एक मुस्बत डिस्कशन करें जिसमें हम मामलात का कोई ऐसा सुझाव सामने ला सकें जो मेरी और आपकी समझ में भी आता हो और देखने वालों की समझ में भी आता हो। लेकिन मैं अगर हर बात पे कीड़े निकालने शुरू कर दूं और तो आप फारूकी साहब, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, भारत को क्या करना चाहिए? आपने कहा कि आप किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, दोनों मुल्क एक नतीजे पे पहुंचे, तो फारूकी साहब जैसा दूरदर्शी पत्रकार क्या नजरिया रखता है जिसमें सब कुछ ठीक रहे? मैं तो सिंपली ये जानता हूं कि दुनिया का कोई मामला जंग के जरिए हल नहीं होता। बातचीत के जरिए, आपको बातचीत के जरिए ये मामला तय करना है। आप तालिबान के साथ भी बात करें, आप चीन के साथ भी बात करें, आप ईरान के साथ राब्ते में हैं उनके साथ भी बात करें, पाकिस्तान के साथ भी बात। जी हमें बातचीत के जरिए ये मसाइल हल करने हैं। वगरना अगर आपने अगर रूस को शामिल कर रहे हैं, चीन को शामिल कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया, 4 मुल्क तो ये हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
अगर ईरान के हवाले से जो खबरें हैं कि वो भी चोरी छुपे उस पर काम कर रहे हैं, तो ये कितने मुल्क हो गए? आखिर इतना जो एटमी असला है वो हमने कहाँ चलाना है भाई? बस जी कर दें, अब खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दें यार। हमने अपने आने वाली नस्लों को क्या दे के जाना है? जी हमें उस पे काम करना है। हम किस फिक्र में पड़े हुए हैं कि DGISI वहां पे क्या कर रहे थे, या आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पे क्या कर रहे थे, वो पंजाबी ये कर रहे थे, वो बलोची ये कर रहे थे। ओ भाई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सोचना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, या आप लोग जब इस दुनिया से जाएंगे, तो आपके बच्चे किस दुनिया में रहेंगे? फारूकी उनको साहब सांस काफी लेने का, अच्छी अच्छी तालीम बातें लेने कर का। रहे हैं, लेकिन मैं तो बात इस पर भी करना चाहता हूं कि अगर तालिबानी इतने ही बेहतर हैं, तालिबानों पे इतना ही भरोसा है, तो ये लंबी लंबी कतार विमानतल पर क्यों लगी हुई है? लोग रातों रात अपने मुल्क को छोड़ने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? क्यों बड़े पैमाने पर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े पैदल ही देश छोड़ने के लिए बेकरार नजर क्यों आ रहे हैं? सवाल हैं। लेकिन फारूकी साहब का समाधान के तौर पर बात स्पष्ट है कि कुल मिलाकर जो भी मसला है, करना तो बात ही होगी ना, बात के अलावा कोई समाधान है? तो मैं इसके संदर्भ में त्रिपाठी साहब आपके पास आना चाहता हूं। बात तो बहुत लंबे समय से करने की कोशिश चल रही है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने इसका खुलासा किया था कि भारत सरकार तालिबानियों के संपर्क में है दोहा के, लेकिन अभी तक बातचीत किसी सिरे पे पहुंची हो, कोई ठोस तरीके से हम संवाद की स्थिति में हो, ये जानकारी साझा नहीं हुई। राहुल देव जी अभी भी इस आग्रह के साथ है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों के संदर्भ में नजरिया रखना चाहिए। क्या ये हिच ही है कि लोग क्या कहेंगे कि हम किन लोगों से बात करने लगे? लोग क्या समझेंगे कि हम अपनी नैतिकता के मूल्यों को भूलकर किन लोगों के साथ आ गए? क्या ये कारण है? राहुल जी भी कोई हस्तक्षेप करने जा रहा है? राहुल जी, मैं आपको बताऊंगा, एक बार त्रिपाठी जी का नजरिया ले लूं। देखिए, आप जो भारत बात कर रहा है वो बात तो करना चाहिए जी अब सवाल ये है, आप बात किससे कर रहे हैं, उनको कौन हैंडल कर रहा है? जी अगर तालिबान एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जी तो डेफिनेटली मतलब एक बातचीत एक दूसरे लेवल पे होगी। जी लेकिन जिनसे आप बात करना चाहते हैं और जिनको वो हैंडल कर रहे हैं, पाकिस्तान जो तालिबान को हैंडल कर रहा है, क्या वो भी इंटरेस्टेड है कि तालिबान हिंदुस्तान के साथ एक बड़े पैमाने पर बातचीत करे? मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम सवाल है। ये बहुत और अहम सवाल है। ये प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी का कहना है, पर राहुल जी को कुछ एतराज था मेरे कथन पर। राहुल जी के मंतव्य को समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैंने वो नैतिक मूल्यों वाली बात कही, उसका ये नहीं कहा था कि भारत को बात नहीं करनी चाहिए। बात जी तो करनी ही चाहिए, जी बातचीत सबसे करनी चाहिए। और मैं कुरैशी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सबसे, चीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तालिबान से, ईरान से, सबसे बात करनी जी चाहिए। रूस से बात हो रही है लगातार। जी तो बातचीत करना एक अलग चीज है, उसका कोई विरोध नहीं है, अपनी बात भी सख्ती के साथ, मजबूती के साथ रखने से। जी तो दोनों चीजें बहुत आराम से एक साथ चल सकती हैं, और ऐसे चलती हैं। डिप्लोमेसी में तो ये होता ही है। एक डेमोक्रेसी है और एक हिपोक्रेसी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा राहुल जी कि क्या आपको नहीं लगता है तालिबानियों के संदर्भ में दुनिया हिपोक्रेसी को देख रही है? आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, सरकार को। और वो अमेरिका यह बोल रहा है जो 2 साल पहले इन्हीं तालिबानियों से कतर में बातचीत करके, टेबल पर दोहा समझौता करके वहां से भाग खड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए, ये डिप्लोमेसी में और राजनीति में हिपोक्रेसी भी चलती है, दोमुहापन भी चलता है। ये होता है, इंसानों में भी होता है, मुल्कों में भी होता है, उनकी राजनीति में भी होता है, नीतियों में भी होता है। कोई नई बात नहीं है। जी अब यूएस के सामने दिक्कत यह है, पहले एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुड तालिबान, बैड तालिबान की बात की, फिर उसमें काफी लानत मलामत हुई। अब तालिबान को यूएस ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने भी आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। जी तो अब ये तो मतलब असलियत है जी अब इससे मुझे फारूकी साहब इस पर क्या कहेंगे मैं नहीं जानता। तो ये भी कुछ दोष ये कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक मतलब है कि भाई जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन है, वो सरकार पर एक कब्जा कर ले, पहले की बनी हुई सरकार को बेदखल करके, हिंसा के और ताकत के और हथियारों के बल पे, तो उसको हम मान्यता कैसे दे सकते हैं?
तो ये अलग अलग देशों को अपने अपने हितों के हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से अलग अलग अपने स्टैंड तय करते हैं। पर राहुल जी, लेकिन ये अपने आप में आपको विचित्र नहीं लगता है कि आप कह रहे हैं कि एक आतंकी संगठन जिसे घोषित किया हुआ है उसने एक निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करते हुए कब्जा कर लिया, उसे मान्यता कैसे दे सकते हैं? और जब वो निर्वाचित सरकार थी, उस सरकार के रहते हुए यही अमेरिकी सरकार उन आतंकी संगठन के साथ एक टेबल पर बैठकर समझौता करती है और समझौता करके उसका पालन भी सुनिश्चित करती है। 31 अगस्त को अमेरिकी फौजों के द्वारा जमीन छोड़ देनी थी अफगानिस्तान की, 30 अगस्त की रात को छोड़ दी है। उसके बाद आज जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम मान्यता नहीं देंगे। मान्यता उसी दिन नहीं हो गई थी तालिबान की जिस दिन समझौता करने के लिए साथ बैठ गए थे दोहा में। देखिए, बाइडेन की अपनी साख तो मैं पहले ही कहा शुरू में कि वो बिल्कुल जमींदोज हो चुकी है। वो अब बहुत उनके लिए उसको वापस हासिल करना बहुत मुश्किल काम है जी। तो ये उनकी कमजोरी जाहिर है। आखिर ये सवाल उनके लिए भी बनता है कि आप 20 साल से वहां पे कर क्या रहे थे, आपने क्या किया वहां पर? आप कह रहे थे कि हम अफगानी फौज को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अफगानी प्रशासन को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने देश का प्रशासन खुद अपने भरोसे पे कर सके, लेकिन वो तो कुछ हुआ नहीं। सब कुछ बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो अमेरिका कर क्या रहा था 20 साल वहां पे? केवल हथियार देने से थोड़ी एक देश बनता है। तो बहुत सारे कड़े सवाल हैं जिनके जवाब अमेरिका को देने हैं। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें देने हैं। तो कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो हमारा विषय एकदम सटीक साबित होता है। इस विमर्श के अंतर्गत हमारा विषय था हुकूमत तालिबान की, मुश्किल जहान की। कुल मिला के एक तालिबान का अफगानिस्तान में काबिज होना पूरे जहान के लिए सिरदर्द का विषय हो गया, क्योंकि सब अपनी साख बचाने, अपने वजूद बचाने, अपने स्टैंड को बचाने के संदर्भ में तर्कों की तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए स्थिति मुफीद है क्योंकि वो तालिबान के साथ खड़ा है, पर वो देश जो तालिबान के खिलाफ खड़े थे उन सब के लिए अपनी नई भूमिका तय कर पाना बेहद मुश्किल बना हुआ है। देखें इस मुश्किल का सामना किस रूप में निकल कर आने वाले समय में हमारे सामने आता है। लेकिन फारूकी साहब का कहना बहुत साफ है, जो भी समाधान खोजना है बातचीत के जरिए ही खोज पाना संभव होगा। देखें ये बातचीत किस और रुख लेती है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर दुनिया के सम्मुख तालिबान को लेकर उपजी उलझन को समर्पित है। हमारा शेर ये कहता है कि जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, कि जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़े जाते। गुलजार ने ये कमाल का शेर किसी आशिकी के तहत लिखा था, लेकिन ये आशिकी पर लिखा हुआ शेर सियासत में बड़ा मुफीद आज महसूस हो रहा है। देखें आगे निकलता क्या है। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।